इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो आए हैं और जो आने की जिनकी संभावना है, उस पे हम चर्चा करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अपने में एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये आप देख पा रहे होंगे, अपने में क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लेक्स मतलब ये जटिल है। जटिल कैसे? देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, पार्ट 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर मैं भाग 3 की बात करूं, जिसका जो एक रेंज है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और इसी में अगर मैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, मौलिक अधिकारों की बात करूं, तो वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो मैंने आपके समक्ष ये जो स्टैटिस्टिक प्रस्तुत किया है, उससे हमें ये पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग 3 में विराजमान है। तो देखिए जब हमारा जो संविधान था, जब वो ओरिजिनल था, अब ओरिजिनल से मेरा क्या तात्पर्य है, वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था। परंतु आज वर्तमान में हमें दिख रहा है कि संपत्ति का अधिकार हमें मौलिक अधिकार में नहीं दिखता है, मौलिक अधिकार से इसे बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह से कभी ये मौलिक अधिकार का भाग हुआ करता था, आज ये मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। इसी तरह से हमें इसी आधार पर हम इसको थोड़ा जटिलता की तरफ ले जाते हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो ओरिजिनली, अब देखिए यहाँ पर ओरिजिनली मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो वाला संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि जो संविधान बनकर तैयार हो गया था वो 2 महीने पूर्व, यानी कि 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, 1949 को, परंतु इसे लागू किया गया था 2 महीने पश्चात 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है वो है 26 जनवरी 1950। तो ओरिजिनली क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे मौलिक अधिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार दर्शाए गए हैं, वहां पर ये विराजमान था। और उसमें भी अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ में ये विराजमान था, और अनुच्छेद 31 में भी ये विराजमान था। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क आता है कि जो ये संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 में भी विराजमान है और अनुच्छेद 31 में भी विराजमान है, क्योंकि दोनों ही अनुच्छेद अगर हम देखें 19 और 31 दोनों ही मौलिक अधिकार का भाग बनते हैं। तो यानी कि दो जगह क्यों विराजमान है? देखिए ऐसा है, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, केवल सिटीजन्स के लिए हैं, जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल नागरिकों के लिए है। और बाकी जो जितने मौलिक अधिकार हैं वो हमारे जिनके पास नागरिकता नहीं भी है और जो भारत में रहते हैं उनके लिए भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिखते हैं। परंतु 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये केवल नागरिकों के लिए है। तो इसीलिए कुछ अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे नागरिकों के लिए ही टारगेट किया गया था और कुछ अधिकार सबके लिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अगर कोई भी अधिकार जो है, अगर वो मौलिक अधिकार का भाग बनता है तो उसको कहीं ना कहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? देखिए ऐसा है, जब फंडामेंटल राइट्स की बात हो और अगर उसकी तुलना, अगर मैं उसकी तुलना करता हूं अन्य अधिकार से, कोई अन्य अधिकार है, राइट, कोई अधिकार एक्स मान लेते हैं। अब देख लीजिए, ऐसा है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट है आपका, अगर उसका हनन हो रहा है तो आपके पास, एक आम आदमी के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 32 के द्वारा, वो सीधे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाध्यता होती है, मैंडेटरी होता है कि उस अधिकार को वापस दिलाना, अगर वो तथ्य आधारित है। ठीक है, तथ्य आधारित मतलब कि अगर कोई राज्य आपसे अधिकार छीन रहा है और राज्य बिना किसी कारण के आपसे वो अधिकार छीन रहा है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति है जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं वो तथ्य प्रस्तुत करेगा कि राज्य के पास कोई भी अधिकार नहीं था मेरा ये अधिकार छीनने का, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से खुद प्रस्तुत होता है और वो अधिकार राज्य से वो अधिकार उस व्यक्ति को वापस करता है जिससे छीना गया है। और यहां पर यह भी याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये अनुच्छेद 32 के तहत ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारों को वापस दिलाएगा, मौलिक अधिकारों को वापस दिलाएगा। ये खुद एक मौलिक अधिकार में आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार की जो सीमा है वो है 14 से लेकर 32, और 32 में आप देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कर्तव्य है मौलिक अधिकार वापस दिलाने का, ये खुद एक मौलिक अधिकार है। और इसको टेक्निकली हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मौलिक अधिकार दिलाता है रिट के द्वारा। अब रिट आगे है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें मैं रिट्स लेके आऊंगा, इसलिए मैं रिट्स की बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यानी कि कोई भी अधिकार अगर मौलिक अधिकार में होते हैं तो उनको सबसे टॉपेस्ट लीगल स्टेटस मिलता है, राइट। तो यहां पर आप देखिएगा कि इसीलिए यहां पर लिखा है हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन, मतलब जिस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है उसके पास ये विकल्प होता है अनुच्छेद 32 के द्वारा, वो सीधे कहां जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हुआ क्या, इसमें कुछ ये जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन कब होता है? ये 44वें संशोधन से होता है, जो 1978 में होता है। हम सभी जानते हैं कि जनता सरकार आई थी, क्योंकि 42वां संशोधन जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया था, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1975 से लेकर 1977 तक, हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और इसी दौरान 42वां संशोधन पारित हुआ था 1976 में, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं काफी एक जो आत्मा थी हमारे संविधान की, उसको कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था।
42वें संशोधन के द्वारा, इसीलिए 44वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन में की गई जो भी परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, उसको सुधारा गया, राइट? तो यहाँ पर जो 44वां संशोधन है, यहाँ पर जनता सरकार है, तो इसके द्वारा 44वां संशोधन किया गया था 1978 को, और इसमें जो आपका संपत्ति का अधिकार है, उसको एक लीगल राइट का दर्जा दे दिया। अब ये लीगल राइट क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ है, उसके पश्चात हमें दिखता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो प्रॉपर्टी का, जो कि एक फंडामेंटल का माफ कीजिएगा, जो एक फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट हुआ करता था, अब वो क्या बन गया है, लीगल राइट। अब लीगल राइट, और वो भी क्या है, कौन सा लीगल राइट, ये भारत के संविधान में ही रहा। यानी कि संविधान के भाग 3 से हटाकर इसको भाग 12 में, और अध्याय 4 भाग 12 अध्याय 4 का जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 300A है, उसमें रख दिया गया। और आज भी अगर आप देखेंगे, आप अपने संविधान का जो भाग 12 है, अध्याय 4 है, उसमें एक ही अनुच्छेद आपको दिखता है, वो अनुच्छेद 300 क या आर्टिकल 300A, वहां पर आपको दिखेगा संपत्ति का अधिकार। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि संपत्ति का अधिकार अभी भी संविधान में ही है, संपत्ति का अधिकार अभी भी संविधान में ही है, परंतु वो अब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 से बाहर है। और याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अलावा जो भी अन्य अधिकार दिए हैं, उनको हम एक सामान्य श्रेणी में रख देते हैं, उसको हम लीगल राइट्स कहते हैं, इसलिए मैं इसको लीगल राइट्स बोल रहा हूं, ठीक है। अब वैसे ही याद रखिएगा, जो हमारे पार्लियामेंट है, संसद है, या जो राज्य की विधानसभाएं हैं, वो भी जो कानून बनाती हैं, उनका कानून बनाने का रूप होता है एक्ट या अधिनियम के द्वारा वो कानून बनाती हैं, तो उसको भी हम लीगल राइट्स की कैटेगरी में ही रख देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लीगल राइट्स का मतलब होता है कि जो एक जनरल टर्म होती है, जिसमें सारे के सारे जो लॉ है वो आ जाते हैं, पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको हम एक लीगल राइट से प्राथमिकता देते हैं, राइट, प्राथमिकता देते हैं। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं कि मेरा जो संपत्ति का अधिकार था, जो 1978 से पहले मौलिक अधिकार था, वो 1978 के संशोधन के पश्चात यानी कि वर्तमान में भी केवल एक क्या रह गया है, साधारण सा लीगल राइट, जो कहां विराजमान है, भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क में, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 300A लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा क्यों किया गया, राइट, ऐसा क्यों किया गया है, एक बार उसे देख लेते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए ऐसा है कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी अधिकार आपको दिए जाते हैं, उसको छीनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक राज्य के लिए उसको छीनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर छीनना है तो राज्य को कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करना जरूरी होता है, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, जब भी एक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता है, तो राज्य क्या करता है, देश का निर्माण नहीं कर पाता। अब देश का निर्माण कैसे होता है, देश का निर्माण होता है कि तकनीक का इस्तेमाल करके, जैसे आज के समय पे आप देखते हैं मेट्रोस बनती हैं, मेट्रोस लगाई जाती हैं, रेलवेज होता है, एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये जो भी है, इसमें आपको एक समानता दिखेगी, वो है जमीन। तो जमीन जो है, जमीन एक राज्य को चाहिए होती है जिससे कि वो समाज का तकनीकी स्तर पे विकास करे। तो इसीलिए क्या है, अगर जो संपत्ति है, अगर वो एक मौलिक अधिकार रहेगी, तो ये जो जमीन का विषय है, यहाँ पर राज्य जो है, वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा कि वो जमीन लोगों से नहीं ले पाएगा और समाज का विकास तकनीकी आधार पर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये माना गया कि जो जमीन है, जमीन को यानी कि जो प्रॉपर्टी है, उसको कहीं ना कहीं एक मौलिक अधिकार पे रखने का मतलब है कि समाज का तकनीकी आधार पे विकास को रोकना। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। तो आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए की पॉइंट्स क्या हमारे। अब क्या है, जब ये 44वें संशोधन 1978 से जब ये संपत्ति का अधिकार अब केवल एक लीगल राइट रह गया है, तो यहाँ पर क्या है कि अभी भी जो सरकार है, अगर वो किसी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, अपने पोजीशन में लेना चाहती है, तो वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वो इस्तेमाल करेगी। अब प्रश्न है सर, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? देखिए इससे संबंधित मैं आपको 2 केस के नाम बताऊंगा। पहला केस आपने ए के गोपालन याद रखना, ए के गोपालन केस 1950 का। देखिए संविधान लागू ही हुआ था कि उस मामला चला गया उच्चतम न्यायालय के पास, तो इसीलिए ए के गोपालन केस में ये देखा गया, माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने ये निर्णय दिया कि ऐसा है कि पार्लियामेंट का जो अधिनियम है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है अधिनियम के रूप में, हम सभी जानते हैं कि अगर संसद है, पार्लियामेंट है, वो अपने जो भी कानून बनाती है, वो किस रूप में बनाती है, एक्ट या हिंदी में अधिनियम। तो यहां पर आपको दिख रहा है एक्ट या अधिनियम के द्वारा बनाती है, और यहां पर हम इस केस में देखेंगे कि बस ये देखा जाएगा कि जो पार्लियामेंट है, उसने इस एक्ट या अधिनियम को बनाने में जो प्रोसीजर है, जो एक पार्लियामेंट का कानून बनाने का प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, अर्थात कैसे एक बिल लाया जाएगा और वो बिल दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जाएगा मेजोरिटी से, और तत्पश्चात उसमें अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो एक्ट हो जाएगा, वो अधिनियम हो जाएगा। तो बस इतना ही जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, अगर उसे निभाया गया है तो बस इससे ऊपर नहीं देखा जाएगा, उस कानून को वैध माना जाएगा। अर्थात अब मैं इसकी तुलना करता हूं आपका, एक केस हमें दिखता है 28 सालों के बाद, मनेका गांधी केस। आई नो आप मेनका कहेंगे, पर वो लिखती है मनेका करके, मनेका गांधी केस, जिसे आप लोग मेनका गांधी भी कहते हैं। तो 1978 28 वर्षों के बाद एक और केस आता है। तो यहाँ पर जो हमारी उच्चतम न्यायालय है, वो अपना जो पहले दिया गया निर्णय था के गोपालन केस वाला, उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। वो कहते हैं प्रोसीजर तो माना ही जाएगा, प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सदन में बिल पास होगा,
मेजोरिटी से, दूसरे सदन में आएगा वहां भी मेजोरिटी से पास होगा, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, फिर वो कानून का रूप ले लेगा। पर यहाँ पर मनेका गांधी केस में ये हुआ कि प्रोसीजर के साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता यानी कि उस कानून के एथिक्स भी चेक किए जाएंगे, एथिक्स नैतिकता भी चेक की जाएगी, उसके पश्चात ही वो कानून कानून होगा। अर्थात एक मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। मानते हैं वर्तमान में आप जानते ही हैं कि जिस तरह से बीजेपी का काफी वर्चस्व है, तो एक काल्पनिक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि मानते हैं लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, और मानते हैं राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो हमें दिखता है कि अब कोई ऐसा कानून आएगा जिसमें ये हो सकता है कि बालिकाओं को 18 वर्ष के बाद पढ़ाया नहीं जाएगा, बालिका को 18 वर्ष के बाद पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये कोई विधेयक लाया जा रहा है लोकसभा में, तो वो पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया, और राष्ट्रपति ने भी उसमें हस्ताक्षर कर दिया, तो ऐसे तो ये कानून बन जाएगा, राइट? अगर पहले एक गोपालन वाली बात माने तो, क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोसीजर को चेक किया जा रहा है। परंतु मनिका गांधी केस में यह है कि प्रोसीजर के हिसाब से तो जो मैंने आपको ये काल्पनिक उदाहरण दिया है वो पारित हो जाएगा, परंतु जब उसमें नैतिकता यानी कि एथिक्स चेक किए जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद है समानता, और यहाँ पर महिलाओं को यानी कि बालिकाओं को अगर इस तरह के कानून के द्वारा उनको शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह का कानून कैंसिल कर दिया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो ये जो प्रोसीजर प्लस एथिक्स है, इसी को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस। तो याद रखिएगा, भारत में जो ड्यू प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्रिन है, वो कब से आया है? मनिका गांधी केस 1978। और ये भी याद रखिएगा, जब आप अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो वहां पर अभी भी लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि प्रोसीजर ही माना जाएगा, परंतु असल में 1978 के पश्चात हमें दिखता है कि भारत में कौन सी प्रक्रिया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। तो यहाँ पर क्या है कि द गवर्नमेंट कैन स्टिल एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी जब गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो उसमें कौन सा सिद्धांत चलेगा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, यानी कि चाहे प्रक्रिया पूरी हो रखी है पर जो अधिग्रहण किया जा रहा है वो नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए, एक कानून बनेगा और वो फेयर होना चाहिए, वो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, राइट? उसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस। आगे देखते हैं, द राइट टू प्रॉपर्टी कैन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? कोई रेलवे ट्रैक बनती है तो उसमें लोगों का ही विकास होता है, मेट्रो बनती है तो लोगों का ही हित होता है उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री साहब हैं अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, अपने निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, राइट? ये पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। दिस अलाउ फॉर लॉ प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इसमें समाज का विकास होता है और कहीं ना कहीं ये एक विकास की गति को बढ़ाता है, राइट? अब यहाँ पर देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉन्सेप्ट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट टू ओन प्रॉपर्टी विद द गवर्नमेंट पावर टू एक्वायर लैंड। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं इसमें। देखिए ऐसा है, जैसे जब ये संपत्ति का अधिकार, जैसे मैं यहाँ पर 1978 लिखता हूँ और एक लाइन खींचता हूँ, ये 1978 का पहले का समय है। तो यहाँ पर क्या है, अगर संपत्ति फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, क्योंकि इस समय संपत्ति क्या थी? प्रॉपर्टी क्या थी? फंडामेंटल राइट का हिस्सा थी। और यहाँ पर हम देखेंगे अब संपत्ति क्या बन गई? केवल लीगल राइट। और फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है, इसको लेना बहुत मुश्किल था। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट, जब संपत्ति का अधिकार जब एक मौलिक अधिकार था, तो एक तरफ मैं रख रहा हूँ लोगों को, पीपल को, और एक तरफ मैं रख रहा हूँ स्टेट को। तो यहाँ पर जब संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार है तो वो लोगों के पक्ष में है। तो यहाँ पर ये झुकाव जो संपत्ति का है वो किस तरफ जा रहा है? लोगों की तरफ, ठीक है? तो यानी कि राज्य जो है अगर वो विकास के लिए जमीन चाहता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। पर जब ये लीगल राइट में आ गया, लीगल राइट का मतलब है कि अभी भी लीगल राइट में अगर आपकी संपत्ति आपके नाम की है तो सरकार अगर आपसे लेती है तो सरकार आपको मुआवजा देगी, और वो भी मुआवजा अपने मन से नहीं देगी, जो कानून के दायरे में जो लिखा गया मुआवजा है वो मुआवजा आपको दिया जाता है। तो यानी कि जब ये संपत्ति का अधिकार लीगल राइट में आ गया है तो वही एक तरफ पीपल, एक तरफ स्टेट। तो हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार अब कहीं ना कहीं एक बैलेंस वे में आ गया। बैलेंस वे में कैसे आ गया कि राज्य के पास जटिलता नहीं है इसको छीनने के लिए, राज्य आपकी जमीन ले सकता है क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। और यहाँ पर लोग जो है, ये अभी भी लीगल राइट है, तो लोगों को कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाएगा, राइट? तो इसीलिए आप देख लेंगे ये बैलेंस की तरफ आ गया, जब से इसको संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ की तरफ लाया गया है? लीगल राइट की तरफ। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि ये बैलेंस लाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल राइट्स को हमने क्या कर देना है? मौलिक अधिकार से हटा देना है और इसको ड्यू प्रोसेस से जोड़ देना है, तो ये बैलेंस लाएगा, राइट? अब कुछ एडिशनल पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो जुडिशियल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी एंड इंश्योरिंग फेयर इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैंने बता दिया कि अब ये जो संपत्ति का अधिकार है वो किस प्रोसेस में आता है? ड्यू प्रोसेस। और ड्यू प्रोसेस में आपको पता है कि प्रोसीजर भी होता है। प्रोसीजर में तो हमारी व्यवस्थापिका पिक्चर में आती है, लेजिस्लेटिव, पर जहां उसमें नैतिकता की बात है कि वो कितना एथिक्स उसके अंदर, नैतिकता है नहीं है, यहाँ पर नैतिकता कौन चेक करेगा? जुडिशियरी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि न्यायपालिका का अहम भूमिका आ गई है जब संपत्ति की बात होगी। जब भी कोई राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो वहां पर न्यायपालिका का अहम भूमिका आ गई है। क्यों? क्योंकि अब क्या डॉक्ट्रिन है हमारे पास? ड्यू प्रोसेस की। आगे देखते हैं, जो हमारा भाग 4 है, जहां पर हम राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। खासकर उसमें जो आपका अनुच्छेद 39 बी और सी है, जो कहीं ना कहीं बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा जो एक संविधान जब बन रहा था 13 दिसंबर 1946 को, हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने साफ कहा था कि भारत जो होगा वो एक संप्रभु होगा, एक लोकतांत्रिक होगा, और कहीं ना कहीं वो एक गणतंत्र भी होगा। तो लोकतंत्र और गणतंत्र का मतलब था कि कहीं ना कहीं भारत में हमारा लोकतंत्र ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं सामाजिक सिद्धांतों में होगा। आइडिया ऑफ
सोशलिज्म में होगा। हम सभी जानते हैं सोशलिज्म में कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो रिसोर्सेज होती हैं उसको कहीं ना कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। पर एक बात याद रखिएगा, जब मैं आपको एक कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म बताऊंगा तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, पर वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन करता है? हमारे भाग 4 का, जहां पर राज्य के नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं, इंग्लिश में जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसका आर्टिकल 39 बी एंड सी, वहां पर हमें दिखता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारी व्यवस्थापिका है, यानी कि जो 44वें संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा जो जमीन को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य अधिकार बनाया गया, एक लीगल राइट बनाया गया, अपितु वो अभी भी संविधान में है, उसको जब ये परिवर्तन किया गया तो आधार संविधान का ही दिया गया और ये अनुच्छेद 39 बी और सी का आधार दिया गया था कि जो जमीन है जिसके पास बहुत ज्यादा है वो जमीन उससे ली जा सकती है और वो लोगों के हित में, जनता के हित में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आधार ये दिया गया था संविधान में ही, अनुच्छेद 39 बी और सी बताया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो इसी आधार पर जमीन जो शिफ्ट हुई है फंडामेंटल राइट से टुवर्ड्स पार्ट 12, वो इसी आधार पर हुई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अंत में हम देखते हैं इसका जो सार है वो क्या निकल गया था, जिसके निकल गया था कि ओवरऑल द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ कांसेप्ट दैट सीक टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड द सोशल प्रोग्रेस। देखिए बैलेंस है, मैंने पहले बता दिया, बैलेंस किस किस के बीच है? इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, और किसके बीच है? और है सोशल प्रोग्रेस। अब सोशल प्रोग्रेस कैसे होती है मैंने बताया, जैसे कि आप मेट्रो लाते हैं, रेलवेज लाते हैं। अब ऐसे ही तो होता है, रेलवे होता है, मेट्रो होता है, तो इंसान ही तो इसमें घूमता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कुछ भी है। तो क्या है, सोशल प्रोग्रेस तभी होगी जब सरकार के पास, राज्य के पास जमीन आएगी। तो अगर ये फंडामेंटल राइट में होगा तो सरकार के लिए काफी जटिलता हो जाती है, तो इसीलिए इसको हटाया गया। और यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स, इसको कैसे रखा गया है? इसको अभी भी संविधान में रखा गया है और ये अभी भी लीगल राइट की कैटेगरी में है, यानी कि अगर सरकार आपसे ये जमीन लेगी तो सरकार आपको मुआवजा जरूर देगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक बैलेंस बन रहा है कि लोगों के अधिकार भी सुरक्षित हैं जमीन के प्रति और यहाँ पर समाज का विकास भी हो रहा है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो आप देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ओरिजिनली आप समझ गए होंगे, जैसे हमने अभी चर्चा करी थी 26 जनवरी 1950, इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बिना देखे हम पहले बोल देंगे 19 और 31 में जुड़ा हुआ था। आप देखिए ऑप्शन में देखते हैं, अब ऑप्शन में आपको दिखेगा 19 में दिख रहा है, 31 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ टिक करें? तो अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो प्रायोरिटी आपने 19 में देनी है, प्रायोरिटी आपने 19 में देनी है, अन्यथा दोनों ही सही है, पर प्रायोरिटी अगर दोनों साथ हैं तो आपने 19 को पहले रखना है, राइट। आगे देखते हैं, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इन विच ईयर वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? कब हटाई है? मैंने बताया था आपको 1978 में 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 का, वहां से ये हटा है, राइट। जो जनता गवर्नमेंट है जो मोरारजी देसाई के अंतर्गत आई थी उसके द्वारा ये हटा था, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट? 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। देखिए सब क्वेश्चन वही है जो मैं आपसे डिस्कस करा था, राइट। आगे देखते हैं, आफ्टर 44th अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम, क्या बन गई है? ये लीगल राइट बन गई है। मैंने बताया था ये भाग 12 अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में आ गया, ठीक है, 300 क में आ गया। ये बात आपने याद रखनी है।